नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, प्रश्न आपके लिए आने वाले आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बेहतर आपके लिए साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे CDP के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, एक पेंसिल को पकड़ना रिक्त स्थान कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना रिक्त स्थान कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि एक पेंसिल को पकड़ना किस प्रकार का कौशल का उदाहरण होगा और फुटबॉल को धकेलना किस प्रकार का कौशल होगा, 4 विकल्प आपके ही सामने यहाँ पर हैं। आप भी अपना उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। सूक्ष्म गतिक या स्थूल गतिक, सामाजिक भावनात्मक, सकल गतिक, सूक्ष्म गतिक, भावनात्मक या सामाजिक। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक। देखिए पेंसिल को पकड़ना एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, क्योंकि जहाँ पर हमारी सिर्फ कुछ ही मांसपेशियां सक्रिय होती है, तो पेंसिल को पकड़ते हैं, पेन को पकड़ते हैं, वहाँ पर हमारी सिर्फ उंगली की छोटी मांसपेशियां ही गतिशील होती है, तो उसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। इसी के साथ में जब फुटबॉल को धकेलते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा जिसका मांसपेशी का उपयोग हम उसमें करते हैं, तो वो हमारे लिए स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक दोनों कौशल यहाँ पर रहेंगे, जो कि रिक्त स्थान प्रथम और द्वितीय में ऐसे रखे जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आप अपनी ऐप ऑनलाइन स्टडी डीके पर भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर कंप्लीट टेस्ट भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ सीटेट की तैयारी के लिए बेहतरीन नोट्स PDF भी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वो से भी विजिट कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए विकास के संदर्भ में जो सत्य नहीं है वो हमें ढूंढना है। विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। तो देखिए पहले ही विकल्प में यहाँ पर हमें मिल रहा है अनिरंतर तरीके से, मतलब क्या वो निरंतर नहीं होता है। तो निश्चित रूप से हम पढ़ते हैं कि विकास जो होता है एक निरंतर दिशा में आगे बढ़ता रहता है और चलता रहता है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प हमारे लिए उत्तर बन जाता है, जो कि सही नहीं है। तो यही हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। तो रिक्त स्थान और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, देखिए प्रश्न को जब हम पढ़ते हैं तो हो सकता है हमें पढ़ने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो हम विकल्पों को पहले देख लें और उसके बाद आप यहाँ पर इनमें रख करके उनको देखेंगे तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाए, वही आपका उत्तर होता है। तो देखिए यहाँ पर है धार्मिक संस्थाएं और कानून। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक समाजीकरण की संस्था हमसे पूछ रहा, सीधा सीधा मतलब है, और वो होता है हमारा परिवार और पास पड़ोस यानी कि आस पड़ोस। तो यहाँ पर हम परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण संस्थाएं होती है, यही हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। अब कभी कभी यहाँ पर द्वितीयक समाजीकरण संस्थाएं भी पूछी जाती है, तो वहाँ पर हमारा विद्यालय जो होता है वो द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाओं के अंतर्गत आता है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ जो है वो स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें इस प्रश्न में, तो यहाँ पर हमें देखना है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर हमें देखना है सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेंगे, वो स्तर हमारा कौन सा होगा। तो देखिए जीन पियाजे ने यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा, जिसमें हम संवेदिक या पैसिव अवस्था कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की, मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 12, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष की, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल भी कहते हैं।
तो यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 12 वर्ष की आयु से वयस्क अवस्था तक की अवधि होती है और इसमें बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वो भी परिपक्व होने लगता है। तो यही हमारा इसमें यहाँ पर उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। और पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में यहाँ पर है? तो यहाँ पर विद्यार्थी मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए बच्चा यहाँ पर जब देखता है तो वो जब मूर्त रूप में उन चीज़ों को देखता है तो वो एक सही निष्कर्ष निकाल लेता है, परंतु जब वो छड़ उसके सामने नहीं होती है और मौखिक रूप से उससे संबंधित बात पूछी जाती है तो वो यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की स्थिति में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर निम्न में से किसे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? तो यहाँ पर हमें देखना है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक या आत्म केंद्रित वाक। तो देखिए यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो वर्णित किया गया है वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर उत्तर होगा। राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। एक समस्या का समाधान खोजने से जूझ रहा है। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को रिक्त स्थान पाने में मदद की। तो यहाँ पर राजेश को क्या पाने में मदद की? स्वकेंद्रिता, अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जैविक परिपक्वता। तो शिक्षिका ने देखिए राजेश जो समस्या से जूझ रहा था उसे पाठ प्रदान करके समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद की और यही ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है? तो यहाँ पर सामाजिक संरचनावाद पर जोर देने वाले जो थे वो कौन थे? B.F. स्किनर, लॉरेंस कोलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की या सिगमंड फ्रायड। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न आता है, करके सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक रिक्त स्थान कक्षा की विशेषताएं हैं। यहाँ पर है व्यवहार केंद्रित, व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रित या फिर है निष्क्रिय। तो देखिए करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम ये एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताओं में शामिल होती है। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है और हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास रिक्त स्थान प्रकार की बुद्धि है। अब देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर यदि हम देखें हावर्ड गार्डनर के अनुसार, जहाँ पर उन्होंने बुद्धि के कई सारे प्रकार बताए हैं जिसमें गति संवेदी है, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है ना, तार्किक बुद्धि है, गणितीय बुद्धि है, मतलब ये सारे बहुत सारे प्रकार उसमें बताए हैं। पर हमारा प्रश्न जो है वो खिलाड़ी से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब भी किसी में शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता का समन्वय जहाँ जिस बुद्धि में देखने को मिलता है तो वो हमारी गति संवेदी बुद्धि कहलाती है और ये हमें देखने को मिलती है खिलाड़ियों के अंदर, क्योंकि वो अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और उसको मानसिक क्षमता के समन्वय के साथ में करते हैं। तो ये ऐसी बुद्धि जो होती है वो खिलाड़ियों की बुद्धि कहलाती है, जिसे हम गति संवेदी बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए एक वो अच्छी नृत्यांगना भी है, तो कहीं ना कहीं यदि हम नृत्यांगना को भी देखें तो वो भी अपनी
शारीरिक जो क्षमताएं हैं, यानी कि नृत्य करना भी एक शारीरिक क्षमता को प्रदर्शित करना है और वो भी अपनी मानसिक क्षमताओं के समन्वय से। तो यहाँ पर उसकी बुद्धि जो हो जाती है वो शारीरिक गति संवेदिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। जहाँ पर हम शारीरिक क्षमता का प्रयोग मानसिक समन्वय से करते हैं तो वहाँ पर हमारी इस प्रकार की बुद्धि होती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी जाना चाहिए। मातृभाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा, केवल सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर देखिए नई शिक्षा नीति सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चों को एक लगाव यहाँ पर देखने को मिले और उनके स्तर से उस सभी बातों को आसानी से समझ पाएं, अधिगम प्राप्त कर पाएं। तो फर्स्ट विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है? लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है। लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है। लड़कियां लड़कों की तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली, कोमल और भावुक होती है। ये कथन इसमें लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए लड़कियां हमेशा, तो जहाँ पर हमेशा शब्द लग गया तो ये क्या हमेशा ही ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये लिंग रूढ़िवादिता को यहाँ पर दिखाता है, यानी कि हमेशा मतलब कि सदैव ऐसा ही लड़कियों में देखने को मिलता है। तो ये कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बी विकल्प इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, एक अभिकथन, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी है, वहां अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अब इसके लिए कारण देखिए बताया है, बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से अभिप्रेरित हों। सही विकल्प का चयन इसमें हमें करना है। क्या ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है? बी है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और सी है ए सही लेकिन आर गलत है। और हमारा उत्तर भी यही होगा कि ए तो सही बात है, परंतु आर जो उसका कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कारण उसका गलत है, जिसमें बताया कि बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब यहाँ पर अध्यापिका मानकीकृत पाठ्यक्रम का इस्तेमाल से बचती है। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ावा देता है? प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर यदि हम सृजनात्मक प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर जो सृजनात्मक और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देगा वो हमारा विकल्प होगा इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, माता पिता और उनके बच्चों की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है। और सी है विद्यार्थियों की में तुलना करना और पदानुक्रमिकता को स्थापित करना। डी है विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? विविध जरूरत वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाना, एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों की पूर्ति हो सके। सी है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। और डी है विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था समायोजित होने का भार डालना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि समावेशी शिक्षा का मतलब होगा एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां पर सभी विद्यार्थी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, उनकी पूर्ति हो सके। वही हमारा इसमें उत्तर होगा, वही हमारी समावेशी शिक्षा होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? तो यहाँ पर है विद्यार्थी की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों में विद्यार्थी की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यही हमारा इसमें उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, वह किस कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? या आत्म केंद्रिकता, मनोवैज्ञानिक विकार, या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वतः नियमन? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर स्वतः नियमन को दर्शाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है? ना कि आनुवंशिकता, ना पर्यावरण पर, या आनुवंशिकता पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर? तो देखिए, यदि हम बच्चों का व्यक्तिगत विकास विभिन्नताओं को प्रतिरूपित करें तो हम उन्हें कर सकते हैं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि वातावरण और जो हमारा आनुवंशिकता होगी दोनों के परस्पर के कारण। चलिए आगे अगली प्रश्न हमारा आता है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो अधिगम के लिए एक सर्वोत्तम अवस्था जो होती है वो होती है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। यही हमारा इसमें उत्तर होगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अन्वेषण और संवाद जो होते हैं ये विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? यहाँ बड़े प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधारी है, या फिर योग्यता अटल है? तो देखिए, धारणा उपयुक्त जो होगी वो होगी योग्यता सुधारी है। ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, या फिर है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की जो संरचना होती है उसमें बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, या फिर शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शर्मिंदगी जो होती है इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन डी बन जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा उत्तर होगा, जहाँ पर इसके माध्यम से हम बच्चों की अधिगम की अभिप्रेरणा है उसको कायम रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि?
अब क्यों यहाँ पर त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, इसके आधार पर कि वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पर यदि हम सबसे प्रभावशाली माध्यम की बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण नकल को दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंधों को खोजना। तो ऑप्शन जो डी होगा वो हो जाता है यहाँ पर संकल्पनाओं के बीच संबंधों को खोजना। ये अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए एक अध्यापक को जो नहीं करना चाहिए वो है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जब अधिगम की कठिनाई से छात्र जूझ रहे हैं और उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। देखिए जटिल संरचनाओं का प्रयोग यहाँ पर शिक्षक को नहीं करना चाहिए। चलिए ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षा शास्त्र यहाँ पर हम कह सकते हैं लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु तो एक अध्यापक को सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और डी है विविध विन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।